नमस्कार, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और मेरे साथ मेरी सहयोगी अलरमला खान मौजूद हैं। इस वक्त हम हैं लखनऊ में। पिछले 2 महीने से यूपी की महाभारत इसी लखनऊ को जीतने के लिए चल रही है। अब ये चुनाव आखिरी मोड़ पर आ चुका है और यूपी के चुनाव में जो सबसे बड़े लड़ैया बनकर साबित हुए हैं, इसके साथ ही वो सबसे बड़े मजबूत दावेदार भी हैं। मैं बात कर रही हूं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। चलिए, बहुत धन्यवाद। चूंकि 7th फेज की अभी पोलिंग चल रही है, सबसे पहले क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि 7वें चरण में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और 7वां चरण पूर्वांचल का है। पूर्वांचल के अभूतपूर्व विकास के लिए एक बार फिर मतदान हो। जी, चूंकि अब बहुत नजदीक है घड़ी, 10 मार्च आने ही वाली है। आपसे मेरा सवाल यह है कि मजबूत दावेदार आप हैं, 1 वर्सेस ऑल का ये मुकाबला लग रहा है। अपने दम पर ही आप पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ आपने 150 रैलियां कर रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 207 रैलियां करी, गृह मंत्री ने 62 रैलियां करी हैं, प्रधानमंत्री ने 28 रैली की हैं। तो कुल मिलाकर एक पूरा कैबिनेट का फौज भी उनके साथ है। लेकिन एक तरफ आप हैं जो अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बावजूद एक नैरेटिव निकल कर आ रहा है कि बीजेपी की लड़ाई अखिलेश यादव के साथ है। कितना इस नैरेटिव का फायदा राजनीतिक रूप से आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपना दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है, कम से कम डबल इंजन की सरकार को जनता के बीच में वो संकल्प रखने चाहिए जो उन्होंने चुनाव जीतने से पहले संकल्प रखे थे। कम से कम अपने घोषणा पत्र को क्या पूरा किया है वो बताना चाहिए था। लेकिन उनके भाषणों को सुनने के बाद ये लगता है कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है और किसान से लेकर के नौजवान आज महसूस कर रहा है कि उसके साथ झूठ बोला गया है। इस बार ये चुनाव 2022 का भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकेगी। और जिस इलाके में ये चुनाव होने जा रहा है, पूर्वांचल पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। इन्होंने वही जो वादे किए थे, इनका हर वादा जुमला निकला। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग और कारखाने लगेंगे, लेकिन जब आज पीछे मुड़ करके देखते हैं तो जो उद्योग कारखाने लगने चाहिए तो वो नहीं लगे हैं। डिफेंस एक्सपो के नाम पर इन्होंने जनता से कहा कि यहाँ पर मिसाइल्स बनेंगी, बम बनेंगे, लेकिन इधर जनता जब देखती है तो ये माचिस की तिल्ली तक नहीं बना पाए। तो ये धोखा देने वाली सरकार को पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ऐसे कौन से वो 3 मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सीधे इस बार समाजवादी पार्टी को फायदा चुनाव में पहुंचा रहे हैं? पूर्वांचल की जनता और खासकर देश की जनता वो समय नहीं भूल सकती है जिस समय कोरोना आया और लोगों को, मजदूरों को खासकर पैदल पैदल जाना पड़ा। सरकार मदद कर सकती थी, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर ली। जनता, गरीब को अनाज छोड़ दिया। फिर जब बीमारी आई और सेकेंड वेव आई, उस समय जो नाकामी सरकार की थी, इसी राजधानी में जब दाह संस्कार के लिए बॉडी ज़्यादा आ गई, तो जब तस्वीरें बाहर आने लगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ टीन लगा करके छिपाने की कोशिश की। और वहीं वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता जिस समय गंगा में हजारों लाशें बह रही थीं। तो सवाल ये है कि कोरोना मैनेजमेंट नहीं कर पाए, नाकामी रही। किसान जो उम्मीद किए बैठा था कि उसकी आय 2 गुनी हो जाएगी, इन्होंने भाषणों में कहा, अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होगी। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, खाद नहीं दे पाए, डीएपी नहीं दे पाए और मंडियों का सब इंतजाम बर्बाद कर दिया। तो ऐसा लगता है कि किसान को उसके अपने हाल पे छोड़ दिया। नौजवानों के लिए जो परीक्षाएं होनी चाहिए थी, परीक्षाएं रद्द हुई। एक परीक्षा रद्द होती तो ठीक था, लेकिन जितनी भी सरकार ने कोशिश की परीक्षा कराने की, सब परीक्षाएं रद्द हो गई। क्वेश्चन पेपर आउट हुए। जो भर्तियां हुई उसमें आरक्षण के साथ नौजवानों के साथ भेदभाव हुआ और वो लोग भी आंदोलन 5 साल लखनऊ में करते रहे। ये सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, इसने लिया सबका साथ लेकिन किया सबका विनाश। आपने किसानों की बात की, आपने युवाओं की बात की। सबसे पहले युवा की हम बात करते हैं, क्योंकि आप खुद एक युवा नेता भी हैं और इसीलिए उम्मीद भी तमाम युवाओं को होगी जो युवा देख रहे हैं आपको। जब हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे थे दर्शकों से, युवाओं से बात कर रहे थे, उनके अंदर रोजगार को लेकर अपनी बहुत चिंता थी
और आपने भी चूंकि वादा किया है 11 लाख भर्तियां आप सीधे आते ही करेंगे और लाखों के तादाद में आप नौकरियां निकालेंगे। चुनाव में इस तरीके के वादे हर पार्टियां करती हैं, युवा आप पर भरोसा क्यों करे? ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं? क्या वो मॉडल है आपके? समाजवादी पार्टी ने वही वादे जनता के बीच में रखे जो पूरे किए जा सकें, और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है, समाजवादियों का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, और कम से कम समाजवादी पार्टी के जो पहले काम थे उन कामों को देखकर ये भरोसा जनता को है कि अगर समाजवादी पार्टी कोई वादा करेगी तो समय आने पर और मौका जब मिलेगा तो पूरा भी करेंगे। ये 11 लाख वो पद हैं जो सरकार में खाली हैं, कई विभागों में पद खाली हैं। जब मुझे जानकारी मिली, हमारे जो पार्टी में वरिष्ठ लोग काम करते हैं या जानकारी हासिल करने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों से राय मशवरा किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के 11 लाख पद खाली हैं। इसीलिए मैंने वादा किया कि सबसे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेना है, तो 11 लाख पद भर करके, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कैसे आए, हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एमएसएमईज हैं, इनको क्या मदद की जाए जिससे कि ये नौकरी भी दे सकें, रोजगार भी दे सकें। इंडस्ट्री को हम इसलिए मदद करना चाहते हैं, हमारा स्वार्थ या लालच ये है कि अगर हम इंडस्ट्री की मदद करते हैं तो नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। और वहीं जब समाजवादी सरकार ने 18 लाख लैपटॉप बांट के दिखा दिए, 18 लाख में कम से कम 18 लाख सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिन्हें लैपटॉप मिला, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम किया या कोई ना कोई ऐसा सहारा उनके साथ बना जिससे वो कुछ कमा खा रहे हैं। इसलिए जब 18 लाख लैपटॉप दे सकते हैं तो मैंने ये कहा कि आईटी के क्षेत्र में, क्योंकि कारोबार करने का तरीका बदल गया है, लोग काम करने का तरीका बदल चुके हैं। इधर कोविड में लोगों ने देखा है कि इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप कितनी जरूरत की चीज है, उससे बहुत काम करने का मौका मिला। इसलिए 22 लाख अच्छे रोजगार नौजवानों को देने का काम करेंगे, और ये तब संभव होगा जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे, क्योंकि 12th पास करने के बाद अगर ट्रेनिंग सही मिल जाए तो आईटी के क्षेत्र में या कोई अन्य कोर्स करने के बाद अगर आईटी की ट्रेनिंग मिल जाएगी तो उनको रोजगार अच्छा मिल जाएगा। किसानों को लेकर मुझे याद है कि आप एक अनाज की लाल पोटली भी लेकर आए थे, आपने प्रण लिया था किसानों के लिए, उसमें एमएसपी का एक वादा था। चूंकि बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि विकास अगर बहुत तेजी से करना है तो उसके लिए डबल इंजन की जरूरत है, और हमारे पास डबल इंजन है। एमएसपी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, कैसे उसे करेंगे? केंद्र का चूंकि उसमें साथ चाहिए होगा। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी किसी काम को आसानी से करना नहीं चाहती। अगर इनकी नीयत साफ हो तो आज ही एमएसपी दे सकते हैं, क्योंकि ये उद्योगपतियों से मिले हुए हैं। जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो मुनाफा किसके पास जा रहा है? ये बीजेपी से मिले लोग हैं। जितना भी बड़े उद्योगपति हैं वो सब बीजेपी से मिले हुए हैं। अगर बीजेपी ईमानदार है तो बताए कि उसके जो चुनावी फंड है, सबसे ज्यादा इलेक्शन के बॉन्ड्स खरीदे गए, सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला, ये कभी भी किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लेना चाहते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि किसानों को एमएसपी देंगे, और एमएसपी इसलिए देंगे, समाजवादी पार्टी की पहले से तैयारी थी। जो मंडियां बनाई हैं समाजवादी सरकार ने, वो 100-100 एकड़ में मंडी बन रही थी। वो इसलिए 100-100 एकड़ में मंडी बन रही थी कि अगर हम किसान को कोई कीमत देना चाहें, मान लीजिए हमें एमएसपी देना है, तो सरकार एमएसपी देने के लिए वो स्थान बना रही है। किसान लाएगा अपना सामान, हम खरीदेंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी एफसीआई को देने की। एफसीआई को भी तो अंतर्गत जरूरत है जी। अगर कोई कारोबार हम करेंगे सरकार से, सरकार को खरीदना पड़ेगा ना, तो जब सरकार से खरीदेंगे तो हमारा पैसा आ जाएगा। कुछ ही समय के लिए हमें सरकार का बजट लगाना पड़ेगा, लेकिन अंतर्गत हमें किसान के लिए एमएसपी देने के लिए तैयारी कर ली है। सरकार आएगी तो आपको देखेंगे, गेहूं की सबसे पहले शुरुआत होगी खरीद की। एक भी किसान को गेहूं की खरीद में परेशान नहीं होने देंगे। नई सपा नई हवा आप कह रहे हैं, इसमें नया क्या है? नया ये है कि समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती थी। ये माफिया वाली पार्टी है, या अपराधियों को संग रखने वाली पार्टी है, या और आरोप लगते थे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने नए जमाने को अपना करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, समाजवादियों को कहते थे गांव की पार्टी है, ये बैकवर्ड लोगों की पार्टी है। अरे हम बैकवर्ड हैं, लेकिन हमने कम से कम लखनऊ में मेट्रो तो चला दी। आप फॉरवर्ड हैं, मेट्रो को चलने नहीं दे रहे हो। अगर आपको मौका मिल जाए तो हम मेट्रो के पहिए खोल ले जाओ। आप मुंशी पुलिया से आगे मेट्रो नहीं ले पाए तो काहे के फॉरवर्ड हो आप? इसका मतलब ये है आप तो योगी हैं। योगी हैं तो इसका मतलब मेट्रो क्यों नहीं चलाई आपने लखनऊ में? जितनी समाजवादी सरकार में मेट्रो बनी थी,
उतनी ही मेट्रो बनी है, उसके पीछे हो गई। ये जो एक्सप्रेस वे बने हैं, ये यूपी को, ये सही है कि बीएसपी ने भी एक ज़माने में एक्सप्रेस वे बनाया था, लेकिन बीएसपी के ज़माने से भी अच्छी, वेल डिज़ाइन, टेक्निकली बेटर सड़क और राइडिंग क्वालिटी अच्छी हो, वो सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बना करके दिखाई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एक उदाहरण है, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक उदाहरण है। इन सड़कों के अलावा बीजेपी नहीं बना पाई। बीजेपी कहती है हमने 5 एक्सप्रेस वे बनाए। कम से कम योगी होकर के किसी बाबा संत को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर, एक सवाल मैं जरूर करूंगी कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी सरकार आई, आप मुख्यमंत्री बने, तो एक बहुत लार्जर दिन पिक्चर आपका इमेज आया, जिसमें आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, इकाना स्टेडियम बनाया, वर्ल्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट किए और काफी और ऐसी चीजें थी जिसे युवा, अभी भी अगर आप बात करते हो सब कहते हैं अखिलेश यादव ने दिया, लेकिन बीजेपी इसको दरकिनार करती है। क्या फैक्टर रहा जो 2017 नहीं कर पाए, उसकी पूर्ति अब आप करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है, तो और ज्यादा अब आप क्या देंगे, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं आपसे लोगों को। समाजवादी पार्टी क्यों हारी है वो विषय खत्म इसलिए हो गया कि 22 में जीतने जा रही है जी, और जो टारगेट फिक्स किया था 400 सीट का, वर्कर्स लीडर्स उस पर काम किए हैं। 403 तो सीटें ही हैं सर। 400 का टारगेट दिया था जी। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे नेता कार्यकर्ता और सिलेक्शन के बाद 300 से ऊपर तो जा ही रहा है गठबंधन। सर, ये जो बीजेपी कहती है 80 हमारा 20 में भी बंटवारा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बीजेपी के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। 100% जनता इनके खिलाफ है, 80% जनता गठबंधन के साथ है और 20% नाराज है इनसे। अब 20 और 80 मिला लोगे तो 100% इनको नाराज है जनता। इसीलिए आपने देखा होगा देश के जितने भी नेता हैं सबको झूठ बोलने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ा। इनके भाषण सुनिए, इनके भाषणों में 90% झूठ था और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता 90% झूठ बोले, उनसे क्या उम्मीद करेगी जनता। एक नेता तो ऐसे थे उनके, उन्होंने ये कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 12वीं पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। इसका मतलब नौजवान समझ गया कि लैपटॉप मिलना ही नहीं है और मिला भी नहीं। सर, बुलडोजर बनाम किसान का क्या फैक्टर रहेगा? क्योंकि देखिए वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी ने वाकई में अच्छा किया है, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट सामने भी आ रही है। जयंत आपके साथ है, आपने गठबंधन किया, राजभर के साथ आपने गठबंधन किया, निषाद आपके साथ है, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जितने भी एलाइज आपके साथ हैं, इसका क्या आपको फैक्टर, क्या प्लस पॉइंट मिलेगा? बाबा मुख्यमंत्री जी बुलडोजर दिखा के डरा रहे थे, लेकिन बाबा बुलडोजर वाले जो बात कह रहे थे वो लगा कि गुल्लू के संग खेल रहे हैं, तो जनता समझ गई बुलडोजर कोई मतलब ही नहीं है। और इस बार जनता ने इतना वोट इनके खिलाफ डाला है, इतना वोट इनके खिलाफ डाला है कि ये भूल जाएंगे बुलडोजर चलाना। सर, टेररिज्म आता है, हिजाब आ जाता है चुनाव में, ये कितना फैक्टर रहा? क्योंकि जनता इस बार इन सारी चीजों को दरकिरार करके सिर्फ विकास के नाम पर और वो ऐसा लीडर चुनकर लाना चाहती है जो विकास के लिए काम करे। मैं बधाई देता हूं जनता को कि जिन्होंने बुनियादी मुद्दों पे ही चुनाव को रखा और जनता अपनी महंगाई से लड़ रही थी, जनता बेरोजगारी खत्म करना चाहती है, जनता उत्तर प्रदेश का विकास देखना चाहती है। तो ये जो बुनियादी मुद्दे थे उन्हीं पर चुनाव हो रहा है और मैं बधाई दूंगा जनता को कि बीजेपी ने लाख कोशिश की कि चुनाव को दूसरी दिशा में लेके जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की उसमें फंसे नहीं। जो समाज को बांट करके वोट मांगते हैं उसमें जनता नहीं फंसी। जनता ने अपने मुद्दों पे वोट दिया है। महंगाई का बड़ा सवाल है, बेरोजगारी बड़ा सवाल है, किसान जो 700 से ज्यादा शहीद हुए ये बड़ा सवाल था। तो ध्रुवीकरण की आप कह रहे हैं कोशिश की गई लेकिन ध्रुवीकरण हो नहीं पाया। मेरा आपसे सवाल चूंकि ये है कि चुनावी अगर हम भाषा की बात करते हैं, चुनावी रैलियों की बात करते हैं, परिवारवाद को लेकर बीजेपी बहुत आप पर आक्रामक रही है, इसका जवाब आप क्या देंगे? नहीं, बीजेपी पे परिवार ही नहीं है तो वो तो कहेंगे हमने क्या रोका है उनको। भाई हम तो नहीं रोकते कि परिवार न हो, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखता। उनकी पार्टी के लोग परिवारवाद बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये बताएं, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ क्या है, उनकी दूसरी बुआ क्या है, बुआ का बेटा क्या है, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बेटा क्या है, बेटे का बेटा क्या है, एक मंत्री है दिल्ली में डिफेंस के, उनके बेटा क्या है, एक क्रिकेट में के बोर्ड के अध्यक्ष बन गए, वो आखिरकार कैसे बन गए जी? क्या वो बॉलिंग करना जानते हैं, क्या बैटिंग करना जानते हैं? सबसे बड़ी बात है हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री अगर इनके मामा मठ में ना होते, उनके पास वो स्थान ना होता,
तो शायद हमारे बाबा मुख्यमंत्री को भी वो स्थान नहीं मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी अपने परिवारवाद के लिए क्यों नहीं बताती है जनता को? अगर घोर जातिवादी, घोर परिवारवादी, घोर झूठे अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। कानून व्यवस्था को लेकर भी मुझे लगता है सवाल हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा, हमेशा चैलेंजिंग मुद्दा हर सरकार के लिए रहा है। और बीजेपी जनता को एक डर दिखाकर कानून व्यवस्था को लेकर अपील करती रही है कि अगर समाजवादी पार्टी आ जाती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है और जो प्रिविलेज बीजेपी के पास है वो किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास नहीं है। आज जैसे यूक्रेन से बच्चे निकाले जा रहे हैं, वहां परिवार फंसे हैं, इन्होंने उस मिशन का नाम क्या रखा है? गंगा मिशन। और गंगा मिशन इसलिए रखा क्योंकि ये जानते हैं कि बनारस में चुनाव है, वहां गंगा माँ बहती हैं, गाजीपुर में चुनाव है, वहां गंगा बहती हैं। तो गंगा मिशन इसलिए रखा है। बीजेपी के लोग केवल परसेप्शन पे लड़ रहे हैं। अगर हम एनसीआरबी का आंकड़े देखें तो आप पाएंगे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। जो नेशनल वुमेन कमीशन को जो शिकायतें नहीं गई हैं वो सबसे ज्यादा देश में उत्तर प्रदेश से गई हैं। हमने आपने देखा हाथरस का कांड किस तरह हुआ है। हमने आपने देखा एक व्यापारी व्यापार करने के लिए गोरखपुर गया, वसूली के लिए उसे मार मार करके यहाँ की पुलिस ने जान ले ली। एक उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस को कह रहा है कि बेईमान है, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस का वीडियो बनवा रहा है। एक घटना तो ऐसी कि 2 फीट के पाइप से किसी की जान ले ली जा रही है पुलिस ने। तो कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा यूपी में है। सबसे ज्यादा पुलिस का अन्याय इस सरकार में बढ़ा। आप ये तमाम घटनाएं गिना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी लाल टोपी और साइकिल को लेकर भी काफी प्रहार किया गया, यहाँ तक कि आतंकवाद से इसको जोड़कर देखा गया। आपको गुस्सा आया? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो आपकी सोच के परे होती हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के सबसे बड़े नेता को टोपी पहनने को मजबूर कर दिया। ये अलग बात है कि उनका रंग वो नहीं था जो हमारे रंग का है, क्योंकि उनका रंग हो भी नहीं सकता, वो रंग बदलने वाले लोग हैं। और जहाँ तक साइकिल का सवाल है, उनके तमाम लोग हैं जो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। जब उन्हें महसूस हुआ कि साइकिल आम आदमी की सवारी है जी, उसी दिन के बाद उन्होंने दोबारा साइकिल का नाम नहीं लिया। बिल्कुल। अखिलेश जी, ममता बनर्जी आपके साथ आई, बनारस में भी आपके साथ गई। एक तरीके से उनको भी लगता है कि लीडरशिप आगे बढ़नी चाहिए और अखिलेश यादव में वो लीडर दिखता है उनको। उन्होंने मन से भी कहा जब यहाँ पर कार्यक्रम में वो आई। आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप 5 साल के लिए क्या विजन लेकर आएंगे सरकार के लिए? वोटिंग अभी चालू है, वोटिंग चल रही है, लास्ट चरण है, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 5 साल के लिए क्या आप करेंगे? समाजवादी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो रखा है, वचन पत्र, उसको पूरा करेंगे। उसमें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, वहीं 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा है, पुरानी पेंशन बहाल हो, फौज की भर्तियां कराने के लिए केंद्र से कहा जाएगा, जगह जगह स्कूल बनेंगे। हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं उन्हें 1500 रुपये महीना, साल का 18,000 रुपये देंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, जहां अस्पताल हैं उनको अच्छा करेंगे। साथ ही साथ एम्बुलेंस के नंबर्स बढ़ाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम हमारे पास डायल 100 है, इस डायल 100 को और बेहतर करेंगे जी। इस तरह के जो हमारे काम हैं ये मैनिफेस्टो में लिखे गए हैं। मुझे उम्मीद है सरकार जनता बनाने का मौका देगी। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, वीडियोस भी आपने मुझे लगता है देखे होंगे, जिसमें कई मायने लोग निकाल रहे हैं अपने अपने लिहाज से। अयोध्या में जो जिलाधिकारी का आवास है उसके बोर्ड का कलर चेंज कर दिया गया। पहले वो भगवा था, फिर हरा हुआ, फिर वो लाल हुआ। कोई संकेत आपको भी दिख रहा है इसमें? ये जो अधिकारीगण हैं ये वो है बैरोमीटर, पॉलिटिकल बैरोमीटर। इन्हें पता है सरकार किसकी बनने जा रही है और जैसी सरकार बनती है उस हिसाब से वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जिन अधिकारियों से उन्होंने अन्याय करवाया, आप अंत में देखना वो सब अधिकारी मुख्यमंत्री जी को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में जिन लीडर्स के टिकट काटे गए वो समाजवादी पार्टी की तरफ आए और आपने उनको पार्टी में शामिल भी किया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी ओर इंडिकेशन। बीजेपी के जिन लोगों ने आने को कहा, हमने बहुत सारे साथियों को लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, दारा सिंह चौहान आए, अभी कुछ दिन पहले मयंक जोशी आए, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आए थे। वेस्टर्न यूपी के सहारनपुर के सैनी हैं, वो आए हमारे साथ, और भी कई विधायक लोग आए।
और अगर हम चाहते तो और भी ले सकते थे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने कम से कम उनकी टिकट काटना बंद कर दिया। ये टिकट काट रहे थे, और जिस समय समाजवादियों ने लिया, कम से कम वो जो टिकट कटने वाले थे उन्हें टिकट तो मिल गई जी। तो वो दो मंजिल थे, उनको पता था उनकी टिकट कटने वाली है, तो वो तैयारी नहीं कर रहे थे। जुड़ा मेरा एक सवाल है ये कि जिस तरीके से आपने एक बार फिर गठबंधन किया है, आपके लिए कहा जाता है केमिस्ट्री आप बहुत अच्छी बता देते हैं। 2017 की बात कर लें, 2019 की बात करें, इस बार आपने पश्चिम को साधने के लिए जयंत चौधरी को साथ में लिया है, पूर्वांचल को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर को साथ लिया है, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ी अखिलेश यादव की कमजोर हो जाती है। इस बार क्या मैथमेटिक्स में फुल नंबर आ रहे हैं? देखिए, ये जितने भी अलायंस पहले किए गए उनमें कहीं ना कहीं पार्टी को जो उम्मीद थी उस उम्मीद से हम लोग नहीं पूरा कर पाए। इस बार का जो गठबंधन है, छोटे दल, क्षेत्रीय दल हैं, इनको साथ लिया है। ये क्योंकि अपने समाज में, अपनी जाति में कहीं ना कहीं उनकी हैसियत है, वो काम करते रहे हैं, तो इससे लाभ मिलने वाला है। और स्वाभाविक है, जब बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो हमने भी कहा कि जब सबको साथ लेंगे तभी सबको स्थान देंगे, तभी सबको सम्मान मिलेगा। तो समाजवादियों ने अपने साथ गठबंधन में लेकर के सबको स्थान और सबको सम्मान देने का काम करेंगे। सर, मेरा एक सवाल, बीजेपी की सरकार है, 2 डिप्टी सीएम है, अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम होंगे? नहीं, ये परंपरा गलत है डिप्टी सीएम बनाने की जी। एक बार तो ये रहा कि बीजेपी कह रही है 10 बनाएंगे डिप्टी सीएम, तो जब उन्होंने 10 कहा तो हमने कहा 20 बनाएंगे डिप्टी सीएम। तो इसलिए सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हमारे गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के साथ। आखिरी सवाल एक मैं करना चाहूंगी अल्पसंख्यक को लेकर। समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा से मुस्लिम्स जुड़े रहे हैं, इस बार आपको क्या लगता है और ज्यादा तादाद में, क्योंकि अगर हम मोदी जी की बात करें तो उन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर मुस्लिम वोट्स गेन करने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम इस चुनाव की बात करते हैं तो एक तरीके से चाहे अल्पसंख्यक हो, यादव्स हो, ओबीसी हो, जाट्स हो, सारे के सारे एक और वोट कर रहे हैं, और अगर एक और वोट करते हैं तो सरकार किसी एक ऐसे व्यक्ति की बनेगी जिसको इन सारे लोगों का समर्थन होगा। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से देश में जो आंकड़े कहते हैं वो अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, जिसमें चाहे वो जैन समाज के लोग हों, चाहे बौद्ध समाज के लोग हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे और जितने भी, चाहे सिख भाई हैं, तो अल्पसंख्यक हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असुरक्षित महसूस किया है। और भारतीय, ये आंकड़े देश के बताते हैं, अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं हुआ है देश में तो माइनॉरिटीज के साथ हुआ है। तो ये बीजेपी इसी तरह का काम करती है, लेकिन समाजवादी सरकार में और समाजवादी पार्टी के प्रति उनका भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार जिस तरीके से वो साथ खड़े रहे, ये ऐतिहासिक रिजल्ट उत्तर प्रदेश का आने वाला है। आप जीत के लिए काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, इसके पीछे आधार क्या है? इसलिए है क्योंकि जनता बीजेपी से नाराज थी और इनके जो विधायक हैं वोट मांगने के लिए दंडवत हो रहे थे, वोट मांगने के लिए कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे थे जी। और एक विधायक जिनको टिकट दी गई है वो जनता की तेल मालिश करके लगा रहे थे जी। तो जब इतने चीजें देखने को मिली हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि जनता इनसे नाराज है, और नाराजगी के कारण महंगाई है, बेरोजगारी है, और किसानों की जो दुर्दशा की, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, ये तमाम सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। चलते चलते आपसे एक काल्पनिक सवाल भी हो जाए, आप कह रहे हैं कि फुल मेजोरिटी के साथ आते हैं, मान लीजिए कि क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, 20 से 25 सीटें कम रह जाती हैं, उस वक्त में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या आप प्रियंका गांधी के साथ जाएंगे या मायावती के साथ जाएंगे? मुझे तो ये लगता है कि इन दोनों दल को मिला के भी 25 नहीं हो पाएंगी जी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन कर रही है, और जो गठबंधन है टारगेट 400 का था, 300 कम से कम गठबंधन को मिलने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, सारा समय से बात करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए सारा समय, सारा प्रणाम।